और देखते हैं दिन भर क्या घटा नीमच जिले में, क्या रही सुर्खियां। आइए देखते हैं हेडलाइंस। फर्नीचर शोरूम की आड़ असल काम तस्करी का, राजस्थान एटीएस ने वीपीसी को उठाया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है प्रकरण। नीमच कलेक्टर कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में, शिकायत की माला पहनकर पहुंचा आदिवासी किसान। अक्षय कोऑपरेटिव पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप, पीड़ितों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। 4 किलोमीटर का पैदल सफर कर स्कूल जाते बच्चे, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ने उठाई आवाज। किशनपुरा में किसान की निजी जमीन पर शमशान बनाने का प्रयास, पीड़ित ने कलेक्टर से की शिकायत। तेज रफ्तार कार ने मचाया तांडव, सांड और बालिका को मारी टक्कर, फिर डिवाइडर से टकराई। चलिए खबरें विस्तार से और बात करते हैं कमल राणा के गुर्गों की। जी हां, कमल राणा के गुर्गों में छिड़ी जंग में एक नया मोड़ यह आया है कि अब तक खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश कर रहा वीपी सिंह कुख्यात तस्कर रहा है और 5000 का इनामी है। राजस्थान एटीएस ने उस पर एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और वह 5000 का इनामी है। मंगलवार को राजस्थान एटीएस ने वीपी सिंह को उठा लिया और उससे पूछताछ की। साथ ही अब उसके काले कारनामे खुलते जा रहे हैं और शोरूम की आड़ में उसके तस्करी के गोरख धंधों का भी खुलासा हो रहा है। कुख्यात तस्कर कमल राणा का शागिर्द रहा वीपी सिंह अब तक खुद को दूध का धुला बता रहा था और कह रहा था कि वह तस्करी के मामले में लिप्त नहीं है, लेकिन राजस्थान की एटीएस ने यह बात साबित कर दी कि वीपी सिंह एक कुख्यात तस्कर है और उस पर 5000 का इनाम घोषित है। मंगलवार को राजस्थान एटीएस की एक टीम नीमच पहुंची और वीपी सिंह को उठाकर पूछताछ की गई, साथ ही उसे नोटिस दिया गया। इस बात की पुष्टि नीमच की कैंट टीआई पुष्पा राठौर ने भी की है। कुख्यात तस्कर कमल राणा का गुर्गा दशरथ सिंह ही नहीं बल्कि उसका भाई वीपी सिंह भी है और दोनों भाई अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करते हैं। इस बात की पुष्टि राजस्थान की एटीएस ने कर दी है। मंगलवार को राजस्थान एटीएस टीम नीमच पहुंची और विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह को उठा लिया। उससे घंटों नीमच कैंट थाने में पूछताछ की गई और एक नोटिस थमाया गया। नीमच कैंट टीआई पुष्पा राठौर कहती हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पर 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है, साथ ही 5000 का इनामी आरोपी भी है। राजस्थान एटीएस ने उसे नोटिस दिया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इनके यहाँ 8/18 एनडीपीएस एक्ट का कोई फरार आरोपी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसको गिरफ्तार करने एटीएस आई थी राजस्थान से। क्या कुछ इनामी बताया जा रहा है मैम, क्या बताया जा रहा है? हाँ, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5000 रुपए के इनाम की घोषणा है उसके ऊपर। तो अभी कुछ हाई कोर्ट ने उसको इनको दे रखा है कि पहले नोटिस देंगे, उसके 3 महीने बाद गिरफ्तार करके ले जा सकेंगे। तो आज ये नोटिस देने आए हैं, नोटिस दे के जा रहे हैं। उनको यहाँ थाने लेके आया था, उसके बाद दिया गया क्या रहा है? हाँ, नोटिस दे के ये जाएंगे वहाँ। नीमच में सांवलिया फर्नीचर की आड़ में वीपी सिंह तस्करी का गोरख धंधा भी करता है। इस बात का खुलासा अब हो गया है। भाई दशरथ सिंह के साथ वीपी सिंह अफीम और तस्करी के काले कारोबार में शामिल है। तस्करी के नेटवर्क को वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में संचालित करता है। फायरिंग कांड में लेकर पुलिस को संदेह है कि दुश्मन सुनील मीणा को निपटाने के लिए दोनों भाइयों ने ही साजिश रची होगी, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इधर राजस्थान एटीएस ने वीपी सिंह पर 5000 का इनाम घोषित कर रखा है। साथ ही उसके फर्नीचर के शोरूम की भी पड़ताल की जा रही है, जिससे उसके काले कारनामों का पता लगाया जा सके। शोरूम की आड़ में वीपी सिंह किस तरह से तस्करी करता है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है और बहुत ही जल्द उसके काले धन को सफेद करने वाले सांवलिया फर्नीचर शोरूम पर पुलिस की गाज गिर सकती है और उस पर ताले लग सकते हैं। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अब नागरिक अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आते हैं और अनेक तरीके अपनाते हैं। इस बार एक आदिवासी किसान ज्ञापन और शिकायतों की माला पहनकर पहुंचा और फरियाद लगाई कि अब तो सुन लो सरकार। नीमच कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में हर बार कुछ न कुछ चौंकाने वाले मामले सामने आते रहते हैं, जहां आमजन न्याय की आस में नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज भी देखने को मिला, जब अधिकारियों की उदासीनता से परेशान एक आदिवासी पीड़ित किसान कागजों की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जावा तहसील के उपराड़ा निवासी मुकेश बिल ने आरोप लगाए हैं कि उसकी कृषि भूमि जो नीलिया गांव में स्थित है, उस पर मुकेश पाटीदार नामक व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि नीमच कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने जमीन की नब्ती कर उसे उसका वैधानिक अधिकार दिलाया था, लेकिन कुछ समय बाद कब्जादारियों ने नियमों को दरकिनार करते हुए फिर से जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया।
प्रशासन के चक्कर काटते काटते थक चुके मुकेश भील ने आज विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। वह अपनी सभी शिकायतों की प्रतियों की माला के रूप में गले में पहनकर जनसुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले में एडीएम लक्ष्मी गामर ने किसान की शिकायत को गंभीरता से सुना और जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। यह समस्या ये लेके आया हूँ मैं कि मेरे को जमीन चाहिए। मेरी जमीन में उपराड़ा करने वाला मुकेश भील हूँ। मेरे पिताजी का नाम लाल जी नाम है। मेरी इंडिया में खरीदी थी मेरे पिताजी ने मेरे को, दोनों माँ बेटों को लेके। मैं हारी रहता था, पैसे कमाता था। यूं। और गोपाल पाटीदार को मैंने फांसी दी और उन्होंने कब्जा कर लिया मेरा। फिर क्या कब्जा दे नहीं रहा हो। जाता हूँ आने के लिए, मेरे को चौकी वालों को भी पूछा दे दिए, वहाँ चौकी पे दिए मेरे को कि जाओ तुम हमें खेत बहा देना। मेरे को आने नहीं दिया, फिर बंद करा दिया मेरा ट्रैक्टर। मारपीट करने लगा ट्रैक्टर वालों को, कम तेरे आग लगा दूंगा ट्रैक्टर में। गुंडे मोकलता है वो। कितने टाइम से आप जनसुनवाई में आ रहे हैं? मेरे को 2 महीना ऊपर हो गया आजाते। और कहाँ का आवेदन दिया है? सब बड़ी आवेदन दे दिया मैंने। आज यहाँ पर आवेदन दिया। यहाँ पे पहले पे देखे गया था मैं, 2-3 बार देखे गया, कुछ सुने नहीं हो रही मेरे को। आज क्या हुआ? क्या आज ऐसे हुआ कि मैं फिर गया कागज पाड़ सब डाल के घर में। क्या करूंगा मैं इसको? पैसे लगा रहा हूँ या ना, कागज को क्या करूंगा? मेरे को तो जमीन ही नहीं मिल रहा ना। आप अंदर कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं? कलेक्टर साहब से मिल गया तो कलेक्टर साहब कहता आपको कल मिलेगा, जो भी जवाब मिलेगा। तो गोपाल पाटीदार को उन्होंने क्या जमीन निकली आपकी? हाँ, जमीन ले लिया, हड़प कर लिए मेरी। कौन है ये पाटीदार है, वो भूखनपुरा का रहने वाला, और ये रहता है नीमच में। तो पैसे दे देता है पुलिस वाले को सबको, और कार्रवाई कहीं नहीं व्यवहार, और मेरे को धमके वापस मोकल देता है। अभी आप कैसे आए यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है, मैं कल आया। गले में माला पहन के आया, वो कागज में क्या करूँ मैं उसको? फिर मैडम ने निकलवाई थी वहाँ पे। क्या मैडम क्या कह रही है? मैडम तो कह रहे कि मैडम को भेज दिए मैंने कागज में, तेरे को तुम्हें कल मिल जाएगी आपके पैसे। और अगर सुनवाई में आपके नहीं होगा मैं यही रहूंगा नहीं, आज तो मैं जाऊंगा भी नहीं। यहाँ धरना दोगे? हाँ, यही बैठा रहूंगा मैं। कब बैठोगे? अभी बैठूंगा यहाँ पे, वो जो दबा देगा कागज काढ़े ले, कोई बात नहीं मेरे पास बहुत सारे मेरे कागज काढ़े। यहीं धरना दोगे? यहीं बैठा रहूंगा मैं, भूखा जैसे यही रहूंगा। पानी पीते नहीं पी, पानी भी नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। ज्यादा तक कहीं नहीं मिलेगा मैं तो। कल तक देर में फिर यहाँ जाऊंगा मैं, 50 रुपये लगते हैं मैं टिकट का, 25 रुपये जाने का, 25 आने का। ये मीडिया कौन से थाने में आता? ये डिकेन का आता है। हाँ, एक सरवानिया महाराज का मुकेश भील नाम का एक व्यक्ति हमारे पास जनसुनवाई में आया था। उसका ये कहना था कि उसकी एक जमीन है, उसमें किसी को कृषि करने के लिए दिया था, तो उसने कब्जा कर लिया है, ऐसा उसका कहना है। तो उन्हें परीक्षण के लिए एसडीएम जावत को भेजा है और 2 दिन में इसका परीक्षण करके निराकरण नियमानुसार इसका कर दिया जाएगा। अभी किसान यहाँ पे भूखहड़ताल पे बैठ गया, कहना मेरे पास पावती भी है, कई समय से चेक कर। जी हाँ, वो उसको हम समझा रहे हैं, क्योंकि हम उसको परीक्षण करवा के निराकरण 2 दिन के अंदर जल्दी ही हम लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्था पर लग रहे गड़बड़ी और घपले के आरोप में भले ही प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन इससे पीड़ित लोग लगातार आंदोलन कर रहे। मंगलवार को बड़ी संख्या में अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव के गड़बड़ी और घोटाले को लेकर ज्ञापन दिया गया और साथ ही सरकार से अपील की गई कि इस मामले की जांच की जाए। इधर जिला प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। मनासा और मंदसौर के अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर धोखाधड़ी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। आज मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अक्षय सोसाइटी के खिलाफ नारे लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप है कि ऋण चुकाने के बावजूद कोरे चेकों का दुरुपयोग कर मंदसौर शाखा में चेक बाउंस के झूठे केस दर्ज करवाए गए। ब्रांच मैनेजरों पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कुर्की के आवेदन देने और अवैध वसूली का आरोप है। धरना स्थल पर एसडीएम संजीव साहू और सहकारिता विभाग के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन पीड़ितों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी शिकायतों का ठोस समाधान नहीं किया जाता वे अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। वहीं प्रशासन ने अब इन आरोपों को निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की बात कही है। देखने को मिल रहा है, क्या मामला है कि बात को लेकर नाराज हो? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन प्रशासन उदासीन है, सहकारिता विभाग उदासीन है, कलेक्टर ऑफिस भी उदासीन है। जहाँ तक हमने इतनी शिकायतें करी है, हमने लगभग 13 बार शिकायतें करी, जिसमें 300 से अधिक व्यक्ति इस शिकायतों में शामिल है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं कलेक्टर ऑफिस से, वो बिल्कुल निराधार है। यहाँ पर हम जब अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। सहकारिता विभाग के पास में खुद प्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 बार आ चुका है इनको शिकायतें देने और जांच का आदेश की इन्होंने कॉपी बताते हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करते, उल्टा हमें फंसाया जा रहा है झूठे केसों में।
700 कॉपी का भी आपने जिक्र किया है, क्या कुछ कहेंगे? 700 कॉपी का मैं पिछले भी 2 महीने पहले भी आया था, 700 कॉपी लेकर आया था, कलेक्टर साहब को देने गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने वो नहीं ली, बोलते हम इस पर चर्चा करेंगे। जो सहकारिता विभाग के हैं राजू डावर, उनसे चर्चा करेंगे। तो इस मामले में राजू डावर से भी चर्चा हुई। उनका कहना है हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप शीघ्र कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, हम इन दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष उल्टा हमको दोषी करार करके हमारे घर कुर्की को वारंट निकाल दिए गए, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। पिछले 10 महीने से हमारे खाते नहीं खुल रहे, एक जीवन यापन लोगों का बंद हो गया है और लोग इतना परेशान हो गए। और आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठेंगे और यहाँ पर हम इच्छा मृत्यु, हमने जो राष्ट्रपति से पहले मांग रखी, आज हमें इच्छा मृत्यु देंगे। अच्छी सोसाइटी में कुछ शिकायतें आई थी और मतलब काफी शिकायतें भी आई है, कुछ इस तरह से भी आई है। इसमें क्या संस्था संभाग स्तरीय संस्था है, तो इसकी जो जांच के आदेश है मामला अपने उज्जैन पे हुए हैं और जांच चल रही है। आज भी जांच दल मंसूर गया हुआ है। नहीं, उसमें फर्जीवाड़ा का ये आरोप लगा रहे हैं, जो सारे जेल भेजना है, सारे दिन जो जांची समाये थे सारे दिन हो जाते थे। आपने आश्वासन दिया था कि उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, उसमें मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको समय दिया गया था कि सोसाइटी में समय हजारों पीड़ित है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जबरदस्त शोषण हो रहा है। बस लेकिन बन गया तो ब्याज वाली सोसाइटी है, उसकी भी धारा ब्याज का क्या रोल है? ब्याज का जैसे पायलाज के मतलब आदर्श पायलाज है, उसमें तो 2% अधिक और कम प्रचलित ब्याज दर से ऐसा 2 गुना 3 गुना वो सारे जांच नियम क्या है? नियम क्या कहता है कि मतलब जो ऑफिस क्या है, तो चेक यहाँ पे जो न्यायालय दायर होता है वो यहाँ होना चाहिए, मंसूर दायर यही होना चाहिए क्योंकि कार्य क्षेत्र यहाँ है। लेकिन अगर ये जो शिकायत में जो आया है दूसरी जगह दायर कर रहे हैं, उसी में कार्रवाई होगी। आज तक एक बात ये आ रही है कि जांच की आड़ में जो वो मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं कि आप जांच की बोल के मिलीभगत कर रहे हैं, उसे ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल लगा इतनी लंबी जांच के लिए सामने दिख रहा है, जो वो दिख रहा है जांच के लिए हमको दिख रहा है कि ऑफिस ने समय दिया था, वो आज भी गए उस कंपनी पर क्या एक्शन लेंगे आप? जांच आ गई, उसके बाद जांच के बाद अगर उसमें वो गलत होती है तो क्या एक्शन में प्रावधान है? जो इसमें प्रावधान है सारे प्रावधान क्या ये यहाँ पे लीगल ऑफिस है, उसका क्या है जी? यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस का कहाँ पर है? यहाँ नीमच में एक नीमच में ब्रांच है और एक मनासा में। अभी तक आपने एक और आरोप है कि 2 अलग-अलग फर्म हैं और एक ही जगह ऑफिस ऑपरेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कंपनी में गलत है। ये जांच कर रहे हैं, उसी जांच के बाद सारी कार्रवाई है। सर आपके द्वारा अभी उसमें भी हमने एक पेनल्टी लगाई थी उनके खिलाफ कि एक बच्चे के जहाँ कार्यालय का 50,000 का जुर्माना दे। नहीं चल रही है, उसके बाद भी जांच चल रही है ना, जांच तो चली है। वो तो सही था, जिस बिंदु के अंदर वो आया थी उसके कार्रवाई अब क्या एक्शन होगा कुल मिलाकर? अब जांच प्रतिवेदन आ जाए। सोसाइटी में जमा पैसा है, इसका क्या होगा? वोट होनी चाहिए ना सर, आपने पहले छोड़ दी। जांच की गई और जांच में वहाँ सोसाइटी नहीं पाई गई, ऐसे में जिन लोगों का पैसा जमा है उनका क्या होगा? तो उनको पैसा उसी सोसाइटी से वापस दिलवाया जाएगा जिस सोसाइटी में जमा किया। सोसाइटी नहीं है, नहीं वो दूसरी ऑफिस में नहीं, मनासा की सोसाइटी है जांच उपरांत हो पाएगा। जांच में चलेगी, जांच 2017 में आ जाएगी रिपोर्ट। आज नहीं क्या हुआ जांच तो शुभ नाम है क्या? राजू डावर ARP है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU,
अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। मनासा के ग्राम देवरान के शासकीय हाई स्कूल बच्चों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। करीब 3 से 4 किलोमीटर बच्चों को पैदल पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में इस मामले से रूबरू हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी स्थिति सुधारी जाए और स्कूल को इस जगह स्थानांतरित किया जाए जिससे बच्चे आसानी से पहुंच सकें। रामपुरा तहसील के देवरान गांव के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा पाने के लिए बच्चों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह स्कूल 4 गांवों के बीचों बीच स्थित है और इन गांवों से रोजाना करीब 100 से 150 छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। देवरान, मोलकी, बमेश्वर और बसंतपुर जैसे गांवों से बच्चे 3 से 4 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय कर स्कूल पहुंचते हैं। यह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक किसी भी स्तर पर बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी गई। इस पूरे मामले की आवाज़ भीम आर्मी जिलाध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि ने उठाई और बताया कि बच्चों में न केवल बालक है बल्कि बड़ी संख्या में बालिकाएं भी हैं जो गर्मी, बारिश और ठंड में भी रोज सड़क पर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं। उनके कंधे पर 4 से 5 किलो तक के भारी बस्ते होते हैं और सफर में कोई भी सुरक्षा या परिवहन सुविधा नहीं मिलती। तेज रफ्तार गाड़ियां, ट्रैक्टर, बाइक आदि के बीचों बीच बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा पाने के लिए निकलते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में भी बच्चे शिक्षा पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चलें? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है? प्रशासन को अब इन मासूम बच्चों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित ढंग से स्कूल आ जा सके और शिक्षा प्राप्त कर सकें। बताओ बेटा, कौन से गांव से हो आप? भमेसर, मैं बसंतपुर। अच्छा, आप बसंतपुर से भमेसर से, दोनों जगह से हो। अभी कहाँ जा रहे हो? स्कूल पढ़ने। कौन से स्कूल जाते हो पढ़ने? देवरान। देवरान, कहाँ देवरान में? हाँ। तो ये भमेसर से देवरान कितना किलोमीटर पड़ता है? हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और बसंतपुर से? 4 साढ़े 4 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। तो ये 4.5 किलोमीटर आप लोग पैदल ही जाते हो? हाँ सर। उसमें अपने कितने बाल बच्चे हो, कितने बच्चे होंगे स्कूल में? बसंतपुर से 4 लोग हैं। और अपने भमेसर से 50 उसमें लड़कियां सब आ गए। अच्छा, तो आप लोग ये जा रहे हो, लड़कियां पीछे आ रही है आपके? हाँ। अच्छा, पीछे आ रही। तो स्कूल से आपको कोई सुविधा नहीं है, बस वगैरह किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? अच्छा, कितनी पढ़ते हो आप? हम 10वीं। 10वीं के बच्चे हो? सारे 10वीं के बच्चे हो? 9वीं के भी है, 10वीं 9वीं के भी है। तो आप लोग पैदल ही जाते हो यहाँ से स्कूल में? तो आपने कभी बात नहीं करा कि सर हम इतनी दूर से आते हैं, क्या है पैदल में? कुछ प्रस्ताव नहीं रखा अभी तक? अच्छा, तो ये पीछे क्या आपकी बस्ता? हाँ। बैग में कितना वजन होगा ये? 4 से 5 किलो। 4 से 5 किलो। ये सारे वजन तुम उठा के ले जाते हो स्कूल? पैदल ही जाते हो? अच्छा, तो अभी तक आपको हमेशा पैदल ही निकलते हो? किसी भी मौसम, बरसात, बारिश, कोई भी हो, पैदल ही जाते हो? अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम यश बैरागी है। हाँ। मेरा नाम यश राय का। मेरा नाम रोहित बैरागी। तो आपके यहाँ प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल है ओम प्रकाश शर्मा। और ओम प्रकाश शर्मा। हाँ। और वाइस प्रिंसिपल कौन है? वाइस प्रिंसिपल श्री रामविलास मेहता। रामविलास मेहता। हाँ सर। तो अभी इनके द्वारा आपको कोई सुविधा नहीं दी जा रही, आप परेशान हो? हमेशा पैदल ही जाते हो? लड़कियां सब पैदल जाते हो? हाँ सर। बीती शाम को LIC चौराहे पर एक कार चालक ने इतनी दारू पी ली कि शराब के नशे में वह धूत होकर कार को अंधाधुंध चलाई और कई लोगों को घायल कर दिया। साथ ही खुद भी घायल हो गया, बाद में अस्पताल में जाके भर्ती हो गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के LIC रोड पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने जमकर उत्पात मचाया। कार ने पहले एक सांड को टक्कर मारी और फिर सड़क पर चल रही एक बालिका को चपेट में ले लिया। अनियंत्रित गति से दौड़ती कार बाद में डिवाइडर से जा टकराई। इस भयावह हादसे में कुल 3 लोग घायल हो गए जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार कार भाटखेड़ी निवासी निर्मल पाटीदार चला रहा था और उसके साथ मनासा निवासी विकास यादव भी मौजूद था। हादसे के वक्त कार की स्पीड काफी अधिक थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार के एयरबैग्स खुल जाने के चलते चालक निर्मल पाटीदार को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन साथ में बेटा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज जारी है। मेरा नाम है शंकरलाल मेघवाल, सांवलिया टी स्टॉल पे रहता हूँ। सामने से गाड़ी आई 100 की स्पीड से, एक सांड के टक्कर मारी, सांड पूरा उछल गया। उसके बाद आगे जाके एक लड़की के टक्कर मारी, फिर गाड़ी डिवाइडर में घुस गई और गाड़ी की स्पीड से कम 100 की स्पीड। किस तरीके से, मतलब वो जो कार चालक यहाँ से चलाते हुए निकला था, कैसा पता था? कार चालक की थी 80-90 100 की स्पीड होगी, 100 की 90-100 की।
कौन सी गाड़ी थी ये पता नहीं है। गाड़ी तो स्पीड में थी, पता भी नहीं चलता कौन सी गाड़ी थी, एकदम निकली बसा बस। क्या इस और अपनी दुकान के सामने एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से 10 दुकान छोड़ के गाड़ी की बहुत स्पीड थी, गाड़ी के भी लगती बची और एक मोटरसाइकिल वाला था उसके पीछे लेडीज बैठी थी, उसके भी थोड़ी सी लगी है और ड्राइवर के तो कुछ भी लगी और उसके पास में बैठने वाले के बहुत तगड़ी लगी है। तो वो जो जिसके लगी है उसको कहाँ भेजा गया? अभी शायद छोड़िया हॉस्पिटल में ले गए दोनों को। और किसी के नुकसान लगी? नुकसान किसी के कुछ नहीं, बस खाली वो बैठने वाले के और एक गाड़ी की स्पीड 100 से 110 इतनी पावरफुल स्पीड। अभी LIC चौराहे पर एक कार जा रही थी, उसके सामने एक बैल आया जिससे घबराने की वजह से उसका पैर एक्सीलरेटर पे पड़ गया, डिवाइडर से टकरा गया है, जिसमें एक निर्मल है जो कार चला रहे थे और साथ में विकास बैठे थे, उनको चोट लगी है, श्री राम में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। मैडम क्या कुछ ज्यादा चोट लगी है, क्या कुछ सामने घटना है? ये अभी भेजा है, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कितनी क्या चोट लगी है। तो याद दिन भर की खबरें तो इजाजत दीजिए, राकेश सोम को और